Hello everyone, myself Mahima Trivedi and very welcome back to this online platform शिवालिक स्टडी अड्डा। आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की आने वाले एग्ज़ाम्स की अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ PYQ भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। अभी हम पिछले वीडियो में प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 का भाग 2 सॉल्व कर लिए हैं और आज हम उसी क्रम में प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 का भाग 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नों की संपूर्ण विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ जहां आवश्यकता होगी वहां पर नए आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कृषि दी है, झूमिंग कृषि, जिनको अलग अलग नाम से अलग अलग स्थान पर बोला जाता है, और दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। पहला है ए झूमिंग कृषि, बी चैजिंग कृषि, सी रोका कृषि, डी मसोले कृषि। तो चलिए मिलान करते हैं इनका। झूमिंग कृषि जो है ये उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। चैजिंग या फिर इसे कैगिन भी कहते हैं, केगिन, ये फिलीपींस में कहा जाता है इसको। रोका कृषि जो है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका में, और मसोले कृषि ये ब्राज़ील में इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 में कपास की श्रेणी एवं सूची 2 में उत्पादक देशों के नाम दिए हैं जिन्हें सुमेलित करना है। एक तरफ आपका कपास की श्रेणी दी हुई है और दूसरी तरफ उनके स्थान। विकल्प ए है सर्वोत्तम श्रेणी, विकल्प बी मध्यम श्रेणी, विकल्प सी है निम्न श्रेणी। तो यहाँ पर विकल्प ए जो सर्वोत्तम श्रेणी का कपास पाया जाता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज इधर आ गया है, वेस्ट इंडीज में सर्वोत्तम किस्म का लंबे रेशे वाली कपास पाई जाती है। वही मध्यम श्रेणी की जो कपास होती है वो मध्य एशियाई गणराज्य में तथा निम्न श्रेणी की कपास भारत तथा ब्राज़ील में पाई जाती है, और कपास का जो जन्म स्थल है वो मिस्र को माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डान नहर द्वारा किस सागर से जुड़ा है। विकल्प ए कैस्पियन सागर, विकल्प 2 काला सागर, विकल्प 3 भूमध्य सागर, विकल्प 4 प्रशांत महासागर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 काला सागर। वोल्गा जलमार्ग वोल्गा डान नहर द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आयात और निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को कहते हैं। विकल्प ए अनुकूल व्यापार संतुलन, विकल्प 2 है व्यापार संतुलन, विकल्प 3 प्रतिकूल व्यापार संतुलन तथा विकल्प 4 है घाटा जनित व्यापार। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है विकल्प 2 व्यापार संतुलन। आयोग ने इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन माना है, लेकिन यहाँ पर जो आप अपने स्तर पर एक बार चेक कर लीजिएगा तो इसका सही आंसर जो है व्यापार संतुलन है। आयात और निर्यात किसी निर्धारित जो समय अवधि होती है, किसी स्थान की निर्धारित समय अवधि में निर्यात और आयात के जो मौद्रिक मूल्य होते हैं, मौद्रिक मूल्यों में जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन कहा जाता है। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश के आयात निर्यात के मौद्रिक मूल्यों में जो अंतर पाया जाता है उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो विकल्प 2 व्यापार संतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है। विकल्प 1 7वां, विकल्प 2 8वां, विकल्प 3 9वां, विकल्प 4 10वां। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए 7वां। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है। विकल्प 1 है कंप्यूटर चिप्स के लिए, विकल्प 2 सिलिका उत्पादन के लिए, विकल्प 3 कोका कोला के मुख्यालय के लिए, विकल्प 4 है रसायनों के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है विकल्प 1 कंप्यूटर चिप्स के लिए। सिलिकॉन घाटी जो है ये USA में है और भारत में बेंगलोर को
बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी की उपमा दी गई है। किस लिए? क्योंकि ये अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातक के रूप में, सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यातक के रूप में बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है, जिसे हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है बेंगलोर में, एक हब है ये इंडिया में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, इसलिए इसे सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर चिप्स के लिए ये फेमस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब विकल्प 1 नदी अपनी तली को तीव्र गति से काटती है, विकल्प 2 नदी अपने किनारों को काटती है, विकल्प 3 नदी डेल्टा का निर्माण करती है, विकल्प 4 है नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4, नदी जब मलबों को तटों पर जमा करती है, अपने द्वारा लाए गए अवसादों को किनारों पर जमा करती है, तो इन्हें ही हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया था? विकल्प 1 डेविस, विकल्प 2 एलसी किंग, विकल्प 3 जे वॉल्टर, विकल्प 4 है पसरगे। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 पसरगे। पसरगे महोदय ने और 1904 में पसरगे और 1905 में डेविस महोदय ने अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प 4 पसरगे। वैसे सही तो यार डेविस भी होगा, क्योंकि दोनों ने किया था, पसरगे और डेविस ने, तो पहले इन्होंने किया था, इसलिए यहाँ पर सही आंसर जो है पसरगे को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी हिम क्षेत्र नहीं है। विकल्प 1 अंटार्कटिका, विकल्प 2 ग्रीनलैंड, विकल्प 3 ऑस्ट्रेलिया और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थायी हिम क्षेत्र कोई भी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकतर भाग है वह कैसा है? शुष्क है क्षेत्र है, या मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, यह पवन समुद्र की ओर से पवनों के कारण ये आर्द्र क्षेत्र है। और यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है कोसेस्को, इसकी जो ऊंचाई है वो है 2234 मीटर। तो यह मुख्य रूप से शीत ऋतु में ही बर्फ से ढकती है, बाकी टाइम पे नहीं, तो इसलिए इसे हम स्थायी हिम क्षेत्र नहीं कह सकते। जबकि अंटार्कटिका स्थायी हिम क्षेत्र है, ग्रीनलैंड जो है वो भी स्थायी हिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी आकार की या वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है। विकल्प 1 हिमानी द्वारा, विकल्प 2 परिहिमानी द्वारा, विकल्प 3 नदी द्वारा और विकल्प 4 है सागरीय तरंगों द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 नदी द्वारा। वी आकार की घाटी या वी शेप वैली जिसे कहते हैं, यह नदी द्वारा, नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। और यह नदी के युवावस्था में, वी आकार की घाटी या वी शेप वैली का निर्माण कब होता है? नदी के युवावस्था में होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वे मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह हैं और तथा रेखाओं अथवा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं कहलाते हैं। विकल्प 1 मध्य कपासी मेघ, विकल्प 2 है मध्य स्तरी मेघ, विकल्प 3 है पछाप कपासी मेघ और विकल्प 4 है स्तरी मेघ। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 3 पछाप कपासी मेघ। ये जो ऊपर विशेषताएं दी हुई हैं, वे मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह में होते हैं तथा रेखाओं अथवा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर है विकल्प 3 पछाप कपासी मेघ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? विकल्प 1 उत्तरी, विकल्प 2 दक्षिणी, विकल्प 3 पूर्वी और विकल्प 4 है पश्चिमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 पूर्वी। इसे हम उपोष्ण आर्द्र जलवायु या इसे हम चीन तुल्य जलवायु भी कह सकते हैं। चीन तुल्य जलवायु, जिसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? यह 30 से 40 डिग्री
उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है ये जलवायु, उसके मध्य, और ये मुख्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, ये जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भाग पे पाई जाती है। इनका विस्तार और इनकी विशेषता क्या है? वर्ष भर वर्षा, मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा, ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा इनकी विशेषता है। तभी यहाँ पर आर्द्र जलवायु कहा गया है, या इसे चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। इनका विस्तार जो है उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण चीन है, दक्षिण पूर्वी यूएसए, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील आदि। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया था? विकल्प 1 तापमान तथा वर्षण, विकल्प 2 है वनस्पति, विकल्प 3 है तापमान और विकल्प 4 है तापमान तथा वनस्पति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 तापमान तथा वर्षण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान तथा वर्षण को माना था, लेकिन यहाँ पर जो वनस्पति दिया है वह भी उन्होंने, कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण के लिए इसको भी एक प्रमुख आधार माना था। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इनका जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने तापमान, वर्षा तथा प्रदेश विशेष की वनस्पति की विशेषता के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। यहाँ पर तापमान, वर्षा और वनस्पति तीनों को शामिल किया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आयोग ने इसको सही आंसर माना था पहला, तापमान तथा वर्षण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भूवैज्ञानिक ने अंतःसागरीय भू आकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली स्थापित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प 1 कोपेनहेगन, विकल्प 2 ट्रिवार्था, विकल्प 3 ब्रूस सी हीजेन और विकल्प 4 है डोहार्टी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 ब्रूस सी हीजेन ने अंतःसागरीय भू आकृतियों के वर्गीकरण की प्रणाली को सर्वप्रथम स्थापित की थी। ब्रूस सी हीजेन, इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए जरूर से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है? विकल्प 1 थर्मोक्लाइन, विकल्प 2 हेलोक्लाइन, विकल्प 3 ग्लोक्लाइन, विकल्प 4 है थेस्टोक्लाइन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 थर्मोक्लाइन। देखिए, जैसे वायुमंडलीय परत बटी हुई है उसी प्रकार से महासागरीय परतें भी बटी हुई है, जिसमें पहली परत 3 परत मुख्य रूप से होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहली परत जो है वो 0 से लेके 500 मीटर तक, इसे पहली परत। फिर दूसरी परत है जो 500 से 1000 मीटर पर दूसरी परत है। ये पहली परत है। दूसरी परत में गहराई बढ़ने पर तापमान में गिरावट देखा जाता है, तापमान में कमी देखी जाती है। इस दूसरी परत को ही, महासागरीय जल के दूसरे स्तर को ही थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरी परत होती है, ये तीसरी परत जो है महासागर की, यह परत जो है बहुत ठंडी, यहाँ पर तापमान अत्यंत कम हो जाता है, बहुत ठंडी होती है और इसकी यह परत जो है गहरे महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। गहरे महासागरीय तली तक इसका विस्तार होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? विकल्प 1 फ्रांस, विकल्प 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प 3 भारत, विकल्प 4 चीन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम 1938 में CF
CF माखुत द्वारा मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था सर्वप्रथम USA में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत कहलाती है। विकल्प 1 होमोस्फीयर, विकल्प 2 है हेटरोस्फीयर, विकल्प 3 हेटोफर, विकल्प 4 है होमोफियर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 हेटरोस्फीयर। रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों वायुमंडलीय परतों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है होमोस्फीयर और दूसरी है हेटरोस्फीयर। हेटरोस्फीयर इसकी जो ऊंचाई होती है यह 0 से 90 किलोमीटर तक, और इसकी 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, वायुमंडल में 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका फैलाव या इसका विस्तार माना जाता है। ये जो हेटरोस्फीयर है यहाँ पर हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगती है। यहाँ पर हल्की गैसों की अधिकता है। जैसे यहाँ पर 4 परतें, मुख्य रूप से गैसों को 4 परतों में बांटा गया है। आणविक नाइट्रोजन परत है, आणविक ऑक्सीजन परत है, हीलियम परत है तथा आणविक हाइड्रोजन परत। ये 4 प्रमुख परतों में गैसों को हेटरोस्फीयर में बांटा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? विकल्प 1 है क्षोभ मंडल, विकल्प 2 समताप मंडल, विकल्प 3 आयन मंडल, विकल्प 4 बहिर्मंडल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 समताप मंडल। वायुमंडल में समताप मंडल जो परत है वह वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं उपलब्ध कराती है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? विकल्प 1 अक्षांश, विकल्प 2 ऊंचाई, विकल्प 3 पवन, विकल्प 4 है वर्षा। इस प्रश्न का सही आंसर जो है यह बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। इसमें सही आंसर वर्षा को माना जा रहा है, वर्षा। यहाँ पर हम देख लेते हैं जलवायु नियंत्रक के 6 प्रमुख कारक हैं। 6 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? पहला है वायुदाब, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है पवन तंत्र, चौथा है अक्षांश और पांचवा है महासागरीय धाराएं। और छठा है उच्चावच लक्षण। ये 6 प्रमुख कारक हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। वायुदाब, समुद्र से दूरी, पवन तंत्र, अक्षांश, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण तथा ऊंचाई। एक छूट गया, ऊंचाई। ये 6 प्रमुख कारक हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अक्षांश भी है, ऊंचाई भी है, पवन भी है, और जलवायु उसमें बांटा गया है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया, उसमें वर्षा को भी तो आधार माना है। तो इसे आप एक बार अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर जो है आपको क्या लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पौधों की कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों को विकल्प 1 है 10, विकल्प 2 15, विकल्प 3 16, विकल्प 4 है 20। इस प्रश्न का सही आंसर है जो आयोग ने माना वो 3 है, विकल्प 3 16। लेकिन अब जो आप देखेंगे वहाँ पर मिलेगा आपको पौधों को 17 आवश्यक तत्वों की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 पोषक तत्व, जिनमें से 3 जो है वो बहुत ही प्रमुख हैं, जिन्हें NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होते तो 17 हैं, जो पोषक तत्व हैं वो 17 हैं, लेकिन ये 3 जो हैं ये प्रमुख हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन एक जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है? विकल्प 1 बगलिहार, विकल्प 2 सलाल, विकल्प 3 दुलहस्ती, विकल्प 4 चमेरा। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 4 चमेरा। चमेरा जो है ये परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, और रावी नदी पर, यह परियोजना रावी नदी पर है। जबकि बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती जो है ये तीनों जम्मू कश्मीर में और चिनाव नदी पर है। तीनों परियोजना चिनाव नदी पर है, बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर देश की वृद्धि दर से अधिक थी? ये क्वेश्चन तो पढ़ने के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पुराना पूछ रहा है यहाँ पर डाटा। यहाँ हम नवीनतम आंकड़ों को देखते हैं तो 2001 से 2011 के अनुसार जो दशक वृद्धि थी वो 17.64% रही है। भारत की जो डिकेडल ग्रोथ थी वो 17.64% थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विकल्प 1 गुजरात, विकल्प 2 गोवा, विकल्प 3 महाराष्ट्र और विकल्प 4 है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू, जिसे न्यावा सेवा बंदरगाह भी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक प्रमुख भारत का सबसे बड़ा और कृत्रिम, ये जरूर याद रखिएगा, कृत्रिम या प्राकृतिक पूछता है, कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुंबई बंदरगाह का सहायक पतन है। ये जो न्यावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू जिसे कहते हैं, यह मुंबई बंदरगाह का सहायक पतन है, सहायक पतन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? विकल्प 1 थाल, विकल्प 2 मानगुरु, विकल्प 3 कलपक्कम, विकल्प 4 नांगल। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 कलपक्कम। कलपक्कम में भारी जल संयंत्र नहीं है, जबकि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, भारत का तमिलनाडु में स्थित। परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और थाल, मानगुरु, नांगल, इनके अलावा कोटा, तालचेर, हजीरा और नांगल, बड़ोदरा, तूतीकोरिन आदि जो है ये भारत के प्रमुख भारी जल संयंत्र इन स्थान पर स्थापित हैं। थाल, मानगुरु, कोटा, तालचेर, हजीरा, नांगल, बड़ोदरा और तूतीकोरिन। और कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में स्थित प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विकल्प 1 है अलेक्जेंड्रिया, विकल्प 2 इरेटोस्नीज, विकल्प 3 स्ट्रैबो, विकल्प 4 आर्यभट्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 इरेटोस्नीज। काफी इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट किया हुआ है। इरेटोस्नीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन एक देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है? विकल्प 1 ब्रिटेन, विकल्प 2 आयरलैंड, विकल्प 3 नॉर्वे और विकल्प 4 है स्पेन। इस प्रश्न का सही आंसर है जो वह आयोग ने 1 ब्रिटेन को माना है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ये जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है, इसकी स्थापना 4 जनवरी 1960 को हुई और इसके जो संस्थापक देश हैं
संस्थापक देश जो है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, यूके। ये प्रमुख, डेनमार्क भी है, छूट गया डेनमार्क, ये संस्थापक देश है इसके साथ, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, यूके और डेनमार्क। और जो इसके अभी वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो ये 4 देश हैं। सदस्य में आइसलैंड है, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टाइन और नॉर्वे। ये वर्तमान में इसके सदस्य हैं, 4 देश, ये 4। तो देखिए यहाँ पर जो स्पेन है, स्पेन का नाम कहीं भी नहीं है, ना संस्थापक देश में है और ना तो सदस्य देश में है। तो लेकिन आयोग ने इसको ब्रिटेन को माना है सही, और इसको आप नोट कर लीजिए। संस्थापक देश, ये स्थापना दिवस है इसकी, और ये सदस्य देश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रूस देश के संदर्भ में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प 1 है कृषि में पूंजीवादी दृष्टिकोण की समाप्ति 1921, इधर 1921 है उसके सामने। विकल्प 2 है भूमि का समाजीकरण 1917। विकल्प 3 है सामूहिक कृषि प्रणाली का आरंभ 1930 और विकल्प 4 है निजी खेती की समाप्ति 1940। इस प्रश्न का सही आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो विकल्प 4 है निजी खेती की समाप्ति जो है रूस में 1940 में नहीं हुई थी। अन्य जो है विकल्प वो सही सुमेलित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा कृषि प्रारूप प्रचलन में है? विकल्प 1 मिश्रित खेती, विकल्प 2 शुष्क खेती, विकल्प 3 है डेयरी कृषि और विकल्प 4 है सघन जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 सघन जीवन निर्वाह कृषि। यह कृषि जो है यह मुख्य रूप से स्थानीय उपभोग के लिए, कृषि का यह प्रारूप अपनाया जाता है जहाँ पर जनसंख्या जो होती है वो अधिक होती है, वहाँ पर सघन जीवन निर्वाह कृषि अपनाया जाता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो सघन जनसंख्या वाले देश है जहाँ पर सघन जीवन निर्वाह कृषि का प्रचलन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन एक कथन सही है? विकल्प 1 है जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग हेतु कपास का आयात नहीं करता। विकल्प 2 है जापान के पश्चिम तट पर जाड़े में वर्षा होती है। विकल्प 3 है जापान के होक्काइडो द्वीप में मछली पकड़ने का उद्योग सबसे अधिक विकसित है। और विकल्प 4 है जापान की 3/4 जनसंख्या जो है प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आयोग ने जो माना है वह है 2, जापान के पश्चिम तट पर जाड़े में वर्षा होती है। देखिए जापान में जो किसी एक जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, जापान जो है वहाँ पर कई चीज़ उसकी जलवायु को प्रभावित करती है, जैसे उसकी द्वीपीय स्थिति है, जापान की द्वीपीय स्थिति के कारण वहाँ पर पर्वतीय धरातल है, साथ ही साथ मानसून का प्रभाव भी होता है, और समुद्री धारा, गर्म समुद्री जलधारा। तो ये कहना नहीं सही होगा कि जापान के पश्चिम तट पर जाड़े में वर्षा होती है, लेकिन आयोग ने ये सही माना है। इसको आप एक बार अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जरूर से। और जो तीसरा है ये है जापान के होक्काइडो द्वीप में मछली पकड़ने का उद्योग सबसे अधिक विकसित है। तो यहाँ पर होक्काइडो नहीं, ये लग रहा है यहाँ पर होन्शु द्वीप जो है वहाँ पर मछली पकड़ने के प्रमुख पत्तन जो हैं वो मछली पकड़ने के क्षेत्र विकसित हैं। बैंक जिन्हें कहते हैं, पतन नहीं बैंक, प्रमुख बैंक स्थित है।
तो इसको आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और बाकी जो अन्य विकल्प हैं, जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग हेतु कपास का आयात नहीं करता है, ये तो गलत ही है, कपास का आयात करता है। और चौथा है, जापान की 3/4 जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न है, ये भी गलत है क्योंकि जापान जो है एक विकसित देश है। तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन एक कथन सही है? विकल्प 1 है, प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है। विकल्प 2 है, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूसंयोतियों में से एक है। और विकल्प 3 है, धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। विकल्प 4 है, विंध्यन समूह के चट्टानों में लौह-अयस्क सर्वाधिक मिलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो विकल्प 2 जो है वो सही है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो विश्व के प्राचीनतम भूसंयोतियों या विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। और जो अन्य है, धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं और विंध्यन समूह की चट्टानों में लौह-अयस्क नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर बलुआ पत्थर या चूना पत्थर की प्रधानता होती है। चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर की विंध्यन समूह में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन एक सुमेलित है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। विकल्प 1 है कांगेर छत्तीसगढ़, विकल्प 2 इंद्रावती झारखंड, विकल्प 3 ओरांग मेघालय, विकल्प 4 नामदापा असम। इस प्रश्न का सही आंसर जो है सुमेलित पूछ रहा है, तो विकल्प 1 है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह भी छत्तीसगढ़ राज्य में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है। ओरांग असम में है राष्ट्रीय उद्यान। और नामदापा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दोषयुक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण कहलाता है। विकल्प 1 मृदा प्रदूषण, विकल्प 2 वायु प्रदूषण, विकल्प 3 जल प्रदूषण, विकल्प 4 है मृदा निछालीकरण। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 मृदा निछालीकरण जो है यह दोषयुक्त पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से कौन सा लाभ नहीं मिलता है? विकल्प 1 मृदा अपरदन घटाता है, विकल्प 2 है मृदा प्रदूषण रोकता है, विकल्प 3 है सिंचित भूमि में वृद्धि करता है और विकल्प 4 है नदियों में अवसादीकरण कम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प 4 नदियों में अवसादीकरण कम करता है। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में यह लाभ नहीं मिलता है, अवसादीकरण कम नहीं होता है नदियों में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कथन ए है वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, कारण तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है, पहले आप ऐसे विकल्प देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है। और विकल्प डी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, वन विनाश से मृदा अपरदन जो होता है तीव्र गति से होता है, मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, जिसके कारण नदियों की तली में जब मृदा अपरदन होगा तो नदियों की तली में अपरदन का या जमाव, जो गाद का जमाव क्या होगा, अधिक होगा। और बाढ़ जब जमाव अधिक होगा तो जल का स्तर भी क्या होता है, ऊपर उठता है, और जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनता है। इस प्रकार से ये जो विकल्प 1 है, आर और ए दोनों सत्य है और आर जो है ये सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में भू आकार दिया है, सूची 2 में निर्माण कारक दिया हुआ है। विकल्प ए है टुम्बोलो भूमिगत जल, विकल्प बी श्रृंगपुच्छ हिमनद, विकल्प सी है अवनमित कुंड समुद्री नहरें और विकल्प 4 है सकुंड सरिता। तो यहाँ पर हम इसको मिलान कर लेते हैं। टोम्बोलो जो भू आकार है वो समुद्री लहरों द्वारा निर्मित होता है, श्रृंगपुच्छ जो है वो हिमनद द्वारा,
और अवनमित कुंड ये सरिता द्वारा, और सकुंड जो है ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित भूआकृतियां हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कोपेन ने हेकेस्टोथर्म का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश हेतु किया था? विकल्प 1 टुंड्रा प्रदेशों हेतु, विकल्प 2 है शीतोष्ण प्रदेशों हेतु, विकल्प 3 है मानसूनी प्रदेश हेतु और विकल्प 4 है गर्म प्रदेश हेतु। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हेकेस्टोथर्म जो था वो ध्रुवीय क्षेत्रों या हम टुंड्रा प्रदेश के लिए कह सकते हैं। मुख्य रूप से कोपेन ने इन्हें ध्रुवीय हेकेस्टोथर्म को ध्रुवीय जलवायु के लिए या टुंड्रा प्रदेश हेतु प्रयोग किया था हेकेस्टोथर्म। इन्होंने 5 विश्व जलवायु को 5 समूह में बांटा था। कोपेन ने विश्व जलवायु को 5 समूह में विभक्त किया था। देख लेते हैं यहाँ पर। पहला जो है वो मेगाथर्म इन्होंने कहा था, मेगाथर्म ए, मेगाथर्म जिसे इन्होंने ए लेटर से संबोधित किया था। इसका मतलब है आर्द्र उष्ण कटिबंध। मेगाथर्म जो है वो आर्द्र उष्ण कटिबंध को दर्शाता है। फिर दूसरा जो है वह ज़ेरोथर्म, ज़ेरोथर्म जिसके लिए उन्होंने बी, या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क मरुस्थल। तीसरा है माइक्रोथर्म, माइक्रोथर्म इसके लिए इन्होंने ये था मेसोथर्म, माइक्रो नहीं, मेसोथर्म जिसको इन्होंने सी नाम दिया, सी अक्षर, और यह आर्द्र शीतोष्ण जलवायु, आर्द्र शीतोष्ण जलवायु। और चौथा है इनका माइक्रोथर्म, चौथा था माइक्रोथर्म डी अक्षर से संबोधित किया। यह है कठोर ठंड जलवायु, कठोर ठंड युक्त शीत जलवायु या शीत ऋतु वाला क्षेत्र। और पांचवा जो था यहाँ ऊपर लिख रहे हैं हेकेस्टोथर्म, हेकेस्टोथर्म इसको इन्होंने ई लेटर से संबोधित किया है। इसका मतलब है ध्रुवीय जलवायु, जलवायु। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया है और दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम दिया है। विकल्प 1 है रोडेशिया, विकल्प 2 ब्राजील, विकल्प 3 इंडोनेशिया, विकल्प 4 है सूडान। यहाँ पर किन नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है? तो रोडेशिया में यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो रोडेशिया यहाँ पर रोडेशिया नहीं से मिल्पा जो है ये मध्य अमेरिका और मैक्सिको में, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में झूमी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में रोका सही है, इंडोनेशिया में टाबी जो है ये सही है, लदांग इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, टाबी नहीं, और सूडान में नगासू ये सही है। तो यहाँ पर जो रोडेशिया में मिल्पा नहीं, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और इंडोनेशिया में से लदांग के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों जगह पर झूमिंग कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? विकल्प 1 C.F. रिश्टर, विकल्प 2 है H.F. रीड, विकल्प 3 है बी गुटेनबर्ग, विकल्प 4 है रॉबर्ट मैलेट। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है विकल्प 2 H.F. रीड। H.F. रीड जो थे इन्होंने शक्ति जनित आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन जो था यह H.F. रीड महोदय का है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में कौन एक कथन सही है? विकल्प 1, एकनत वलन के निर्माण में संपीड़न बल का प्रभाव नहीं होता है। विकल्प 2 है, प्रतिवलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती है। विकल्प 3 है, नतिलंबी सर्पण अंशों में, ये कुछ गलत यहाँ पर है, भ्रंशों में, अंशों में नहीं, भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है। और विकल्प 4 है, व्युत्क्रम भ्रंश जो होता है संपीड़न बल के प्रतिफल है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है विकल्प 4। यहाँ पर पूछ रहा है कौन एक कथन सही है। इसको जरूर ध्यान से पढ़े, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नहीं या सही। तो विकल्प 4 जो है ये सही है। व्युत्क्रम भ्रंश जो है संपीड़न बल के प्रतिफल होते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है? जब चट्टानों में दरार पड़ने का चट्टानों के जो खंड होते हैं वो आमने सामने की तरफ खिसकते हैं, तो ये संपीड़न बल के कारण ही ये संभव है। दोनों चट्टानें जब आमने सामने खिसकती हैं तो इनसे जो निर्मित भ्रंश है उसे हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किस शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? विकल्प 1 बलुआ पत्थर, विकल्प 2 डोलोमाइट, विकल्प 3 ग्रेनाइट, विकल्प 4 बेसाल्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में ग्रेनाइट शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है। इसे एक्सफोलिएशन वेदरिंग भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। शुष्क जलवायु जहाँ पर तापक्रम अधिक होता है और दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है, दैनिक तापांतर जो होता है वो अधिक पाया जाता है। तो सेलों के फैलाव और संकुचन के कारण, बार बार सेलों के फैलाव और संकुचन के कारण जो ऊपरी परत होती है, प्याज के छिलके के समान वो हटती जाती है और अपसल्कन क्या हटती जाती है और चिकनी जो गोलाकार सतह का निर्माण होता है, नीचे चिकनी गोलाकार सतह का निर्माण होता है। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों पर देखने को मिलता है, अपदलन अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। सर्वाधिक एल्बिडो परावर्तित सूर्यतप होता है। विकल्प 1 है हिमाच्छादित धरातल से, विकल्प 2 रेत, विकल्प 3 घास से, विकल्प 4 शुष्क धरातल से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1। सर्वाधिक एल्बिडो जो है वो हिमाच्छादित धरातल से होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की गई है। विकल्प 1 AMW द्वारा, विकल्प 2 है AS द्वारा, विकल्प 3 है AW द्वारा, विकल्प 4 है CWG द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 AS द्वारा। यहाँ पर कोरोमंडल तट की पूछ रहा है जलवायु, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है, बल्कि लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो जिसके कारण यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो होता है वो शुष्क होता है, ग्रीष्मकालीन में वर्षा नहीं होती है उस समय। तो AS सही है, समर ड्राई होता है यहाँ पर, समर ड्राई। AS जो है कोपेन द्वारा कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेट धाराओं के लिए सही नहीं है? विकल्प 1 जेट धाराओं के कोड में 60 नॉट से 200 नॉट गति की पवनें चलती हैं। विकल्प 2 जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती। विकल्प 3 है ग्रीष्मकाल में अपेक्षा शीतकाल में जेट धाराएं अधिक तीव्र गति से चलती है। विकल्प 4 है जेट धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यास से है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है विकल्प 2। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह कथन सही नहीं है। जेट धाराओं की जो स्थिति होती है वो मौसम के अनुसार बदलती है, नहीं होगा, यहाँ पर मौसम के अनुसार बदलती है। और इनका जो वेग होता है, सर्वाधिक औसत वेग जो होता है इनका, वह मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुभार क्षेत्रों में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुभार क्षेत्र में इनकी औसत वेग, जेट धाराओं का औसत वेग यदि कभी पूछता है कि जेट धाराओं का औसत वेग किस कटिबंध में पाया जाता है, तो उपोष्ण उच्च वायुभार क्षेत्र में इनका सर्वाधिक वेग पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है।
एक इस तरफ सूची 1 में स्थानीय पवन दिया है, सूची 2 में देश का नाम दिया हुआ है। विकल्प 1 है विकल्प ए खमसिन, विकल्प 2 हरमटान, विकल्प 3 निस्ट्रॉल और विकल्प 4 चिनूक। तो यहाँ पर क्या करना है, इनको सही करना है, मिलान करना है। तो खमसिन जो है ये आपका मिस्र, उत्तरी मिस्र, हरमट्टान उत्तरी अफ्रीका, मिस्ट्रल जो है वो यूरोप तथा चिनूक जो है पवन वो उत्तर अमेरिका में प्रवाहित होने वाली प्रमुख या स्थानीय पवनें हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो फटाफट शेयर और लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प 1 है निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। विकल्प 2 है निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल स्थल व मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है। विकल्प 3 है निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक होती है। विकल्प 4 है महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ ही निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वह है विकल्प 3। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो निरपेक्ष आर्द्रता है जो निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक होती है। और महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ ही निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे हम महाद्वीपीय भाग में, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जाते हैं, वहाँ पर भी ये निरपेक्ष आर्द्रता घटती है महाद्वीपीय भागों में, महाद्वीप के आंतरिक भागों में। तो अन्य जो है ये सही है। निरपेक्ष आर्द्रता के विषय में निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है जबकि ध्रुवों पर जाने पर कम होती जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता में वितरण में जल स्थल व मौसम का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है विकल्प 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है नदी अपरदन चक्र के किस चरण में मोनोडनॉक दिखाई देते हैं? विकल्प 1 है प्रारंभिक अवस्था, विकल्प 2 युवावस्था, विकल्प 3 प्रौढ़ावस्था, विकल्प 4 वृद्धावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में अपरदन चक्र, जब डेविस ने अपने अपरदन चक्र में बताया कि वृद्धावस्था में जब समतल मैदान का निर्माण होता है, समतल मैदान जिसे उन्होंने पेनी प्लेन कहा, पेनी प्लेन नाम दिया था उन्होंने, और इसी पेनी प्लेन में कहीं कहीं छोटी छोटी बिखरी हुई पहाड़ियाँ, कम ऊंचाई वाली बिखरी हुई पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो इन्हीं को उन्होंने मोनोडनॉक नाम दिया था डेविस महोदय ने अपने अपरदन चक्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प 1 पैन प्लेन एक संगम मैदान है जिसका कम निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपरदन के कारण होता है। विकल्प 2 है पेनी प्लेन का निर्माण अंतर सरिता निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। विकल्प 3 है एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा होता है। और विकल्प 4 है पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडिमेंटो आकस्मिक मरुस्थलीय गुंबदों के सम्मिलन से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकल्प 3। विकल्प 3 यहाँ पर पूछ रहा है सत्य नहीं है। तो एच प्लेन जो है, एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा नहीं होता है, जबकि एच प्लेन जो होता है यह क्या होता है कि उप सतह के अपक्षेण से निर्मित होता है। एच प्लेन जो है ये उप सतह के अपक्षेण से निर्मित मैदान होते हैं, निर्मित मैदान जिन्हें एच प्लेन कहा जाता है। एच प्लेन शब्द जो है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो अफ्रीका के संबंध में अध्ययन किया जा रहा था, अफ्रीका के सतह के संबंध में। और इसका अध्ययन सबसे पहले सर्वप्रथम ईजे वेलेंड तथा विल विलिस महोदय ने अफ्रीका के सतह के संबंध में एच प्लेन शब्द का प्रयोग किया था। और एच प्लेन का निर्माण उप सतह के अपक्षेण से जो निर्मित मैदान होता है उसे एच प्लेन कहा जाता है। एच प्लेन का निर्माण हिमानी के अपरदन द्वारा नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपात्मक स्थलरूप नहीं है? विकल्प 1 आश्रुताश्म, विकल्प 2 निश्चुताश्म, विकल्प 3 कंदरा स्तंभ, विकल्प 4 काष्ठ खिड़की। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 काष्ठ खिड़की। काष्ठ खिड़की यहाँ पर पूछा है, निक्षेपात्मक स्थलरूप नहीं है। काष्ठ खिड़की जो है ये काष्ठ शिलाकृति अपर्दन के परिणाम स्वरूप निर्मित एक काष्ठ शिलाकृति है, और जबकि आश्रुताश्म, निश्चुताश्म और कंदरा स्तंभ ये जो है ये निक्षेपात्मक शिलाकृतियाँ हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पाट भूमि पाई जाती है? विकल्प 1 बुंदेलखंड पठार में, विकल्प 2 दंडकारण्य में, विकल्प 3 तेलंगाना पठार में और विकल्प 4 है छोटा नागपुर पठार में। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार जो है यह झारखंड राज्य का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य का कुछ हिस्सा, कुछ भाग छोटा नागपुर पठार में शामिल है। ये कुछ इस प्रकार है। यह शीर्ष समतल शीर्ष पठार वाले भाग को समतल शीर्ष पठार वाले भाग को ही स्थानीय भाषा में वहाँ पर पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे पाट भूमि के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ हैं। विकल्प 1 सेवेराय पहाड़ियाँ, विकल्प 2 राजमहल पहाड़ियाँ, विकल्प 3 गड़जात पहाड़ियाँ और विकल्प 4 है महादेव पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का सही आंसर है, यहाँ पर दो आंसर जो हैं सही है, राजमहल पहाड़ियाँ और महादेव पहाड़ियाँ। ये दोनों ही पहाड़ियाँ जो हैं ये लावा प्रवाह से ढकी हुई हैं, लावा प्रवाह से ढकी हुई है, बेसाल्ट निर्मित। और अन्य आप ये स्वयं खोजेंगे एटलस में इन कि ये पहाड़ियाँ जो है किन राज्यों में पाई जाती है। कभी इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लेता है, तो इन्हें आप जाकर एटलस में खोज लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कयाल निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प 1 ऊपरी गंगा मैदान में पाए जाने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र, विकल्प 2 है केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून, विकल्प 3 है उच्च हिमालयी भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान और विकल्प 4 है हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले फलोद्यान। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून को वहाँ की भाषा में केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। लैगून होते क्या हैं? जब किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे सागर है या महासागर है तो वह स्थलीय भाग के अंदर, जैसे यहाँ पर ये स्थलीय भाग निकला हुआ है और इधर विस्तृत जल स्रोत है सागर या महासागर मान लीजिए, और ये स्थलीय भाग के अंदर ये जो उथला जल स्रोत होता है ये किसी पतली स्थलीय पेटी या इसको अवरोध कह सकते हैं, स्थलीय अवरोध, इसलिए अवरोध से ये छिछला या उथला जल क्षेत्र, उथला जल क्षेत्र जो है ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मेन जो जल स्रोत होता है उससे पूर्णतः या अंशतः अलग हो जाता है, पूर्णतः या अंशतः अलग हो जाता है, झील के रूप में हो जाता है। इसी को केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है, लैगून को। आगे देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ उद्योग दिए हैं और सूची 2 में उत्पादन केंद्र दिए हुए। ए सीमेंट फगवाड़ा, बी एल्यूमिनियम भद्रावती, सी लौह इस्पात द्वारका और डी है वस्त्र गुजरात। यहाँ पर चलिए मिलान करते हैं। सीमेंट जो है सीमेंट उद्योग द्वारका गुजरात में, एल्यूमिनियम या यहाँ पर गलत दिया है ना, गुजरात नहीं है, यहाँ पर है कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़। तो एल्यूमिनियम जो है ये कोरबा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है एल्यूमिनियम उद्योग, और लौह इस्पात उद्योग जो है भद्रावती कर्नाटक राज्य में है, और वस्त्र उद्योग जो है ये फगवाड़ा पंजाब में है।
यहाँ पर बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है। और भद्रावती जो है ये आपको पता है कर्नाटक में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ये लौह उत्पादन के लिए। और वस्त्र उद्योग फगवाड़ा एल्यूमिनियम कोरबा छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर ये गुजरात जो है ये मिसप्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है। विकल्प 1 है संतुलित पारिस्थितिकी विकास, विकल्प 2 समन्वित पारिस्थितिकी विकास, विकल्प 3 है सतत पारिस्थितिकी विकास और विकल्प 4 है इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 इनमें से सभी। पारिस्थितिकी विकास अगर है तो वह संतुलित भी होना चाहिए, समन्वित भी होना चाहिए और सतत भी होना चाहिए। बैलेंस जिसे कह सकते हैं, बैलेंस, इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबिलिटी तीनों शामिल होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है विकल्प 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में मानव वातावरण संबंध और सूची 2 में भूगोलविद दिया हुआ है। विकल्प ए संभववाद ग्रिफिथ टेलर, विकल्प बी है निश्चयवाद जी टैथम, विकल्प सी है वैज्ञानिक निश्चयवाद ब्लास और विकल्प डी है क्रियात्मक संभववाद रेडजेल। यहाँ पर चलिए मिलान करते हैं। संभववाद के संस्थापक माने जाते हैं ब्लास महोदय, फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। निश्चयवाद जो है यह रेडजेल संबंधित है और यह जर्मन भूगोलवेता। वैज्ञानिक निश्चयवाद जो है ये ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है और क्रियात्मक संभववाद जो है ये जी टैथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भूगोल में द्वैधवाद की अवधारणा के सर्वप्रथम जन्मदाता कौन है। विकल्प 1 हेटनर, विकल्प 2 वार्नियस और विकल्प 3 है रिस्थोपेन, विकल्प 4 है जीन ब्रूंस। इस प्रश्न का सही आंसर है, ये देखिए कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये। विकल्प 2 वार्नियस ने सर्वप्रथम भूगोल में द्वैधवाद संकल्पना का, द्वैधवाद की अवधारणा का नींव दिया था। इन्होंने सामान्य भूगोल को सामान्य भूगोल तथा विशिष्ट भूगोल में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भाषाई दृष्टि से आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। विकल्प 1 है कनाडा एवं ग्रीनलैंड, विकल्प 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प 3 है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका और विकल्प 4 है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी द्वीप समूह है। यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह के देश है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर है विकल्प 3 कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत जो आता है वो कैरेबियन कंट्रीज है। मोस्ट ऑफ कनाडा, अधिकांश भाग कनाडा का है, यूएसए और कैरेबियन कंट्रीज, कैरेबियन देश जो है ये आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, तारिम बेसिन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विकल्प 1 गर्म मरु जलवायु, विकल्प 2 है शीत मरु जलवायु, विकल्प 3 शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, विकल्प 4 है सागर तटीय जलवायु। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। तारिम बेसिन जो है ये चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है और इसके अधिकांश भाग में इस बेसिन के, जो तारिम बेसिन है, इस बेसिन के अधिकांश भाग में तकलामकान रेगिस्तान का विस्तार है। तकलामकान रेगिस्तान का विस्तार है जिसके कारण यहाँ पर जो तापांतर है वो बहुत अधिक है। सर्दियों में यहाँ पर तापमान जो होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है और वही चीज़ गर्मी में, विंटर में और समर में यहाँ पर तापमान जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो यहाँ पर शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। विकल्प 1 फिलीपींस को, विकल्प 2 जापान को, विकल्प 3 ताइवान को, विकल्प 4 है दक्षिण कोरिया को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 जापान को। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जापान को प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया है और सूची 2 में उत्पत्ति क्षेत्र दिया है उनका।
यहाँ पर विकल्प 1 हरिकेन, विकल्प 2 टाइफून, विकल्प 3 विली विले और विकल्प 4 है चक्रवात। तो यहाँ पर मिलान कर देते हैं। हरिकेन कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। टाइफून जो है यह टाइफून पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर ये या व चीन सागर में टाइफून कहा जाता है। विली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर गलत दिया है, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया है। पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत, नहीं सही है, पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर या इसे हम ऑस्ट्रेलिया होता तो भी सही होता। और यहाँ पर पश्चिमी दक्षिणी उत्तरी में टाइफून कहा जाता है और पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसको विली विली, ऑस्ट्रेलिया में से विली विली कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। और भारत में इसे बंगाल की खाड़ी व दक्षिण हिंद महासागर में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। रूस में कृषि फार्मों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विकल्प 1 कुल खोज, विकल्प 2 है खोल खोज, विकल्प 3 है कोज खोल और विकल्प 4 है कोक लोज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें। विकल्प 1 है कोल खोज। रूस में कृषि फार्मों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? विकल्प 1 जीन ब्रून्स को, विकल्प 2 है वाइडल डी ला ब्लास को, विकल्प 3 अल्बर्ट डी मांजिया को, विकल्प 4 है ईडी मार्टोन को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 वाइडल डी ला ब्लास को। वाइडल डी ला ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने फ्रांस में आधुनिक भूगोल की नींव डाली थी और इन्होंने संभववाद का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है, संभववाद का संस्थापक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? विकल्प 1 कृषि घनत्व, विकल्प 2 आर्थिक घनत्व, विकल्प 3 कारिक घनत्व और विकल्प 4 है पोषण घनत्व। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 कारिक घनत्व। कारिक घनत्व में कुल जनसंख्या बटे क्या होता है? कुल जनसंख्या बटे कृषि क्षेत्र और कृषि घनत्व, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कृषि घनत्व में क्या होता है, जैसे यहाँ पर कुल जनसंख्या है, जब कृषि घनत्व होता है तो किसमें होता है कि कृषि कार्य में लगी हुई कुल जनसंख्या, कृषि कार्य में कुल लगी हुई जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र, इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना। कारिक घनत्व जब पूछता है तब कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, यह कथन किस भूगोलविद द्वारा प्रदत्त है? देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड है, ये कंटिन्यू हर पेपर में, जितने हम पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं सब में ये पूछा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। विकल्प 1 कार्ल रिटर, विकल्प 2 है अल्फ्रेड हेटनर, विकल्प 3 विडाल डी ला ब्लास और विकल्प 4 है पीटर हैगेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर जो थे, हेटनर महोदय ने भूगोल को क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान माना था, कोरोलॉजिकल साइंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वॉल्कर कुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प 1 वॉन हम्बोल्ट, विकल्प 2 है फ्रेडरिक रेडजल, विकल्प 3 है रिसहोफेन और विकल्प 4 है अल्फ्रेड हेटनर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल जो है, इन्होंने फ्रेडरिक रेडजल वॉल्कर कुंडे पुस्तक जो है, वॉल्कर कुंडे पुस्तक फ्रेडरिक रेडजल की है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने जो लांडेर कुंडे, रिटर ने लांडेर कुंडे दिया था उस शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया था, सॉरी इन्होंने नहीं, लांडेर कुंडे जो था वो हेटनर ने प्रयोग किया था।
लांडेर कुंडे, ये इन्होंने हेटनर ने प्रयोग किया था इस शब्द का, और वॉल्कर कुंडे जो था वो फ्रेडरिक रेडजल ने, और एड कुंडे जो था वो रिटर ने किया था शब्द का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? विकल्प 1 है हिप्पोक्रेट्स को, विकल्प 2 स्ट्रैबो को, विकल्प 3 है जॉर्ज डी बफन को, और विकल्प 4 है वॉन हम्बोल्ट को। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 1 हिप्पोक्रेट्स को। यहाँ पर आयोग ने हिप्पोक्रेट्स माना था, लेकिन आप बुक में देखेंगे माजिद हुसैन की जो थॉट वाली बुक है उसमें देखेंगे तो स्ट्रैबो को नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना गया है। नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक, यदि क्वेश्चन में ये पूछता है महत्वपूर्ण विचारक कि नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक कौन है, तो वहाँ पर स्ट्रैबो सही है। इसे आप एक बार अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा कि निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय जो है वो हिप्पोक्रेट्स है या स्ट्रैबो। स्ट्रैबो जो है ये बुक में मिल जाएगा आपको, माजिद हुसैन की थॉट वाली जो बुक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।